First of all, welcome to the guests who has come from Japan to take part in the Bicon 2015. We really need the cultural relationship between Japan and India. ये बात सही है कि Bicon 2015 इस कार्यक्रम में उपस्थित आरपीए के डायरेक्टर सम्मानित बी एल सोनी साहब, संजय बयानी जी, मनीष जी, राजीव जी, आईआईटी के प्रोफेसर डायरेक्टर साहब, प्रोफेसर बिरला, एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, सभी यहाँ के स्टूडेंट्स, Bicon 2015 जैसा भी मनीष जी ने सारा ब्रीफ किया, जो पिछले 15 साल की रिलेशनशिप जापान और इंडिया के बीच में, उसमें हमने कई अपने जहाँ एकेडमिक एक्सचेंजेस किए, वही कल्चरल कुछ चीज़ों को भी एक्सचेंज की बात इसमें निकल के आई होगी सर। वैसे तो हिंदुस्तान का हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज इतना रिच है कि दुनिया आज उससे प्रेरणा लेती आ रही है और आज भी लेती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जापान को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिस तरह से एटॉमिक एक्सप्लोसिव हुआ और उसके बाद जापान ने अपने आप को खड़ा किया, उनमें से कुछ चीज़ें हमें समझने की बात आती है। राष्ट्रीयता की भावना, डिसिप्लिन, कोई भी काम ऐसा नहीं जो छोटा है, हम सब काम करने के लिए तत्पर हैं, और उस सब में से देश का निर्माण कैसे खड़ा हो, एक भावना। ये कुछ चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान को सीखने की जरूरत है, विशेष रूप से यंग जनरेशन के लिए और ज़्यादा आवश्यकता मुझे लगती है। तो लगता है कि पिछले 65 साल की आज़ादी में इन चीज़ों की कमी हमारे बहुत रही है। वहाँ ये कहते हैं कि जापान फर्स्ट, हम शुरू करते हैं कि मैं पहले, मेरा परिवार पहले, मेरा समाज पहले, और देश की कहीं इस सूची में, लिस्ट में सबसे आखिर में भारत का नाम आता है। ये सोचने और समझने की हमें ज़रूरत है। इंडिया फर्स्ट के कंसेप्ट के आधार पर चलें। मैं एक बहुत ही माइक्रो लेवल का हूँ जो हिंदुस्तान को बनाने में मेरा क्या योगदान हो सकता है, उस भूमिका को हमें तय करना पड़ेगा। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की जरूरत है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है। लगभग 55% के आसपास आबादी हमारी यूथ है, और इस कारण से सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमारे यूथ दुनिया में जाकर के उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इनोवेशंस के आधार पर, अपने काम के आधार पर पहचान खड़ी करने की, इसीलिए कई बिल क्लिंटन कहते हैं, कभी वहाँ के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि भारत के अपनी या तो ताकत बढ़ाओ, शिक्षा को बढ़ाओ, रिसर्च को बढ़ाओ, नहीं तो भारत का यूथ आएगा और आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनको कैप्चर कर लेगा। ये कहीं ना कहीं इस भारत के यूथ की जो ताकत है, उसकी रिसर्च की ताकत है, उसके काम करने की शक्ति है, उसको लोग एहसास कर रहे हैं, इस बात को पहचानने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कहा कि अब समय मेक इन इंडिया का है। अब गवर्नमेंट जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स लोग तैयार करने का समय है। आज बिहारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कई तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज चला रहे हैं। आप इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हैं, टीचिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, कई तरह के कोर्सेज आप कर रहे हैं, और उस सब में से ऐसे ही कुछ प्रोफेशनल तैयार करने का काम आप कर रहे हैं। इसकी जरूरत है देश को कि हम अब नौकरी हमें मिले, इसकी आवश्यकता छोड़ करके हम इस बात के लिए कि हम कैसे कोई नई चीज़ खड़ी कर सकें जिसके माध्यम से इस देश को कुछ दे सकें, यहाँ के हम कहीं ना कहीं जीडीपी को बढ़ा सकें, यहाँ के हम स्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कर सकें, देश के यूथ को हम रोजगार देने के बाद काम कर सकें। इसकी क्या आवश्यकता है? ध्यान में आता है कि अमेरिका एक छोटा मोबाइल मार्केटिंग करता है, उस मोबाइल को $500 में बेचता है, और वही मोबाइल चाइना में बनकर के आता है, और चाइना उसके केवल $50 लेता है। घर घर में कंपोनेंट बनते हैं और बनकर के वो असेंबल करके अमेरिका को बेचता है, और अमेरिका उसको $500 में बेचता है। हम इस चीज़ को भारत क्यों नहीं खड़ा कर सकता? क्या आज हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमारे पास रिसर्च की कमी है, नए इनोवेशंस की कमी है? आज जिन चीज़ों की बात कर रही है, आज जो वेद की बात की गई, सरस्वती वेदों की माँ के नाते हमारी पहचान आज हुई है। हम उन सब वेदों में इन सब चीज़ों को पहले कहा, सर्जरी की बात उसमें आई। हम तो सदियों पहले हमने देखा है कि महाभारत के युद्ध में एटॉमिक पावर का यूज़ किया गया। हमने बहुत पहले देखा कि कहीं ये कहानियों को पढ़ते आ रहे हैं लगातार, रामायण में देखा कि हनुमान जी उस पूरी नदी को पार करके लंका पहुंचे उड़ करके, तो कोई अपन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई साइंस तो थी उस समय, उस साइंस के आधार पर हनुमान जी पहुंचे। आप इन सब चीज़ों की रिसर्च करने की
जरूरत है कि जब उस सदी में हमारे पास इतना ज्ञान था, इतनी विधा थी, तो आज उन सबको निकाल करके हम क्यों नहीं खड़ा कर सकते। वह एक दुर्भाग्य से 250 सालों की पराधीनता के बीच में हमारी जो देश की धरोहर थी, वो संस्कृति थी, विधा थी, वेद थे, ग्रंथ थे, उन सब को खत्म करके इस देश में कैसे न कैसे अंग्रेजियत ने अपने आप को थोपने का प्रयास किया। और जो किसी देश का एक गौरव हो सकता है, वो सारा देश घूमे, और घूमने के बाद जब अंग्रेजों को जो पहली रिपोर्ट उन्होंने भेजी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इस देश में इतनी शिक्षा है कि शिक्षा की किसी को जरूरत नहीं, यहाँ की संस्कृति इतनी रिच है कि सदियों की गुलामी के बाद भी संस्कृति को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस देश में इतना फ्लोरा फोना, इतना यहाँ पर मिनरल्स हैं, इस देश को सदियों तक कोई दूसरा देश राज करे तो इस देश को पराधीन नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है, यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है, उस कल्चरल हेरिटेज के ऊपर अगर हम हमला करेंगे, योजना बनाकर के उसको कम करने का प्रयास करेंगे, तब भारत को हम पराधीन बना सकते हैं। अंग्रेज तो 47 में चले गए, लेकिन आज तक उस लॉर्ड मैकाले ने जो एक सिद्धांत दिया था, अंग्रेजों के जाने के बाद भी वो लगातार हमारे कल्चरल हेरिटेज के ऊपर हमले लगातार चल। देश की परिवार व्यवस्था को तोड़ने की बात होगी, जिस तरह के हमारे यहाँ आज निकल के आ रहे हैं, जिस तरह के सीरियल्स निकल रहे हैं, उस देश की संस्कृति के ऊपर कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं। मैं कभी हम अपने आप में श्रवण कुमार की कहानी हम सब ने सुनी, अपने माता पिता को निकला, कावड़ पर लेकर निकला और सारे देश की तीर्थ यात्रा कराई उसने। आज जिस देश में श्रवण कुमार की बात होती है, उस देश में आज वृद्धाश्रम खोले जाए, इसकी सरकार योजना बना रही है। ये देश की संस्कृति को मैच नहीं करता। हमने कहा कि हम बच्चे को पालने की बात होती है और उसके बाद माता पिता की सेवा में हम सारे तीर्थों को मानते हैं। इस सिद्धांत को भारत ने कहा है। जिस देश में हमने महिला को देवी का स्थान दिया, हमने कहा कि राम से पहले सीता का नाम, कृष्ण से पहले राधा का नाम, उस देश में आज रोजाना की कोई ना कोई खबर पढ़े जिसमें कहीं ना कहीं किसी बालिका के साथ उत्पीड़न की बातें आती हैं। हम घर में डोमेस्टिक वायलेंस के किस्से हम सुनते हैं। ये सुनकर के इस देश की संस्कृति कहीं ना कहीं हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि जिस मूल संस्कृति से निकल करके हम आए थे, हम उससे अपने आप को विभ्रष्ट करके, अपने आप से डाइवर्ट करके पश्चिमी सभ्यता की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी जड़ों से हटने के बाद पश्चिमी सभ्यता में जाकर के हमारी इस देश की धरोहर को बचा के रख सकते हैं? मुझे लगता है कि बात सही है कि जापान ने बहुत सारे इनोवेशन किए, हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि किन आधारों पर खड़ा किया। लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मैं मनीष जी से, राजीव जी से, संजय जी से कहूँगा कि उस देश की धरोहर को भी हम अपने विद्यार्थियों को बताएं, जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इनोवेशन भारत ने किया है। हम वापस में ला करके उसमें अपने आप के गर्व की अनुभूति करें और वापस उस धरा पर आकर के भारत अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रों में लाकर खड़ा करें। ये धरोहर, ये ताकत ये आप में है। अब सारी दुनिया आपके ऊपर देख रही है। लगभग 2 साल पहले मेरे से ऑस्ट्रिया के एक डेलीगेशन मिलने आया था और उस बातचीत में जब बात निकला, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजिंग है और अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यूथ पावर है। इस यूथ पावर को, अपनी ताकत को एहसास करना है, अपने लक्ष्य तय करिए, मेहनत करिए और उस मेहनत को, हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारे रास्ते अपन खुले हुए हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में करें। लेकिन एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने पर निराश नहीं हो। आज कई बार हम करते हैं कि अब डॉक्टर का लक्ष्य लेके चले, डॉक्टर नहीं बने तो हम समझते हैं कि दुनिया हमारी यहाँ समाप्त हो गई। इंजीनियर नहीं बने तो हमारा जीवन समाप्त हो गया। कहीं जाकर के जीवन समाप्त नहीं होता। एक लक्ष्य अगर हम प्राप्त नहीं कर सके तो दूसरी दिशा में प्रयास करके, हमारी आवश्यकता बहुत है, हमें बहुत पोटेंशियल्स हैं, उन पोटेंशियल्स को समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक जूते बनाने वाली कंपनी, उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च टीम को एक ऐसे आइसलैंड पर भेजा जहां एक तरह से ट्राइब रहते थे। उन्होंने कहा वहाँ जाकर के देखिए कि हमारे इस चप्पल जूते का मार्केटिंग इसमें हो सकती है कि नहीं, कितने पोटेंशियल है। वो टीम गई, आकर के उसने रिपोर्ट दी कि वहाँ कोई स्कोप नहीं है, कोई जूते चप्पल नहीं बिक सकते क्योंकि कोई चप्पल जूते पहनता नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने दूसरी टीम भेजी, उस टीम ने रिपोर्ट दी कि वहाँ बहुत स्कोप है और स्कोप का कारण है कि कोई चप्पल जूते नहीं पहनता, इसलिए हम अपने मार्केट को खड़ा करके वहाँ सबके अपने ज़्यादा से ज़्यादा माल को बेच सकते हैं। ये दिशा है, आप सब युवाओं को इस दिशा को तय करना है, लक्ष्य रख करके
बहुत स्कोप है। उस स्कोप में हम दोनों चीज़ देख सकते हैं कि गिलास आधा खाली है और आधा भरी है। इस दर्शन को रखते हुए अपने सिद्धांत बनाएं, अपने काम के लक्ष्य तय करें। मुझे लगता है कि आज ज्ञानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मेरे को कई बार संजय जी, राजीव जी आने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आपकी ख्याति और आपके यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थियों के द्वारा जो समाज में काम किया जा रहा है उसके बारे में सुनकर के हम सब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। मैं अपनी शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।